हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरी स्टडी और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, जो ट्रांसफर होते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर एंड क्या, जैसे आपका हेयर का कलर, स्किन का कलर, रेटिना का कलर, आपकी मेटाबॉलिज्म्स किस तरीके के, आपके एंजाइम कैसे बनेंगे, प्रोटीन्स कैसे बनेंगे। तो ये पूरे बायोलॉजिकल कैरेक्टर ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ये जो हेरिडिटी है, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात हो रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या वायरस हो। ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में, तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और इस तरीके के बायोलॉजिकल कैरेक्टर या उसके वेरिएशन की स्टडी या हेरिडिटी की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। और द फादर ऑफ द जेनेटिक्स है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मेंडल इंट्रोड्यूस एज अ पायनर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन हिज एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स दैट लीड टू द फॉर्मुलेशंस ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि कैसे जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। सो जो वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उससे हम उन्होंने एक नाम दिया था, उन्हें नाम दिया था फैक्टर। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है गगर जॉन मेंडल। यदि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो आप गगर जॉन मेंडल को क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी फोटो गगर जॉन मेंडल्स की। ये गगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के बायो साइंटिस्ट हैं। सेकेंड की हाईलाइट डेवलपमेंट्स देखते हैं। सो म्यूटेशंस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी जो है एक्सप्लेन किए सबसे पहले ह्यूगो दे वेरीज ने किए थे म्यूटेशंस थ्योरी, विच इज प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सडन चेंज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म। सो जो जीन में जो सडन चेंज होता है उसके न्यूक्लियोटाइड के ऊपर में, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के ऊपर में और भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में दोस्तों। पहले सबसे पहले हमें डीएनए समझना पड़ेगा और डीएनए को समझने के बाद में हम म्यूटेशंस को समझेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि म्यूटेशन की जो थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो ह्यूगो दे वेरीज ने की थी। सेकेंड पेयर क्रोमोजोम। तो पेयर क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट 1902 में वाल्टर सुटॉन्स ने ऑब्जर्व किया था कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं न्यूक्लियस में पेयर में प्रेजेंस होते हैं। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था ग्रास होपर के क्रोमोजोम के ऊपर में। हाईलाइट द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लैनेट के ऊपर में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या वायरस हो, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। बट एक्सेप्ट जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो रहता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एक्सेप्ट वायरस, ये दिए थे कॉन्सेप्ट 3 साइंटिस्ट ने, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलेन मैककार्टिस एंड कॉलिन मैकलियॉड ने दिया था। पर 1953 में 2 साइंटिस्ट आए थे वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए के मॉडल को प्रपोज किया था दोस्तों। उसके ऊपर में और हम अच्छे से स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। अब देख सकते हैं 3 साइंटिस्ट, ऑस्ले एवरी, मैकलैन मैककार्टिस एंड कॉलिन मैकलियॉड, इन्होंने जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव किए थे। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी डिस्कवरी या उसके जो कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही पहले से रिसर्च करता रहा दोस्तों। हमने देखे कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल किसी अदर साइंटिस्ट ने बताए थे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन किए थे वाटसन एंड क्रिक ने, उन्हें इसलिए उन्हें 1962 में जो 3 साइंटिस्ट को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था, वाटसन, क्रिक एंड मॉरिस विल्किन को।
अभी हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। तो डीएनए का स्ट्रक्चर 3 कंपोनेंट से बना होता है दोस्तों। जो पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस। पहला होता है नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस चार चार टाइप्स की होती है। वो होती है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एडेनिन और जो गुआनिन है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ऐसी नाइट्रोजनस बेस जो डबल रिंग में प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं प्यूरिन्स। उसे हम कहते हैं प्यूरिन। तो एडेनिन एंड गुआनिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहेंगे प्यूरिन। और साइटोसिन और थाइमिन देख सकते हैं आप, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस है उसे हम कहेंगे पैरामिडिन्स कहेंगे। तो उसमें और एक नाइट्रोजनस बेस होती है यूरासिल, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है। वो आरएनए में प्रेजेंट होती है, वो किसे रिप्लेस करती है? वो रिप्लेस करती है थाइमिन को। वो भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो वो भी पैरामिडिन्स के स्ट्रक्चर में आएंगे, कॉन्सेप्ट में आएंगे। इसके बाद देखते हैं बेस पेयरिंग। जो बेस पेयरिंग किस तरीके से होंगी, नाइट्रोजनस की बेस पेयरिंग किसके साथ होंगी? सो एडेनिन, तो आप कह सकते हैं कि जो प्यूरिन बेस पेयरिंग करता है पिरामिडिन्स के साथ। प्यूरिन प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेगा और पिरामिडिन पिरामिडिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेगा। सो प्यूरिन बेस पेयरिंग करेगा पिरामिडिन के साथ में। तो जो एडेनिन बेस पेयरिंग करेगा, ऑलवेज एडेनिन बेस पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ में, या थाइमिन बेस पेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड के साथ में एडेनिन के साथ में। और जो गुआनिन है वो बेस पेयरिंग करेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ में, या साइटोसिन बेस पेयरिंग करेगा गुआनिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड की। तो इससे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एडेनिन गुआनिन के एडेनिन थाइमिन के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे, या थाइमिन एडेनिन के साथ में करेंगे, या गुआनिन साइटोसिन के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे, या साइटोसिन गुआनिन के साथ। तो इस तरीके की बेस पेयरिंग को कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यदि हम आरएनए में देखेंगे तो मैंने बताया कि जो आरएनए में थाइमिन के जगह यूरेसिल आता है, तो यूरेसिल बेस पेयरिंग करेगा एडेनिन के साथ में। तो ये रहता है हमारा दोस्तों एडेनिन का कॉन्सेप्ट। सेकेंड है पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर, दो तरीके के पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड्स में। वो होती है राइबोस शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो राइबोस शुगर ये आरएनए में प्रेजेंट होती है, राइबोस शुगर। और ये जो पोजीशन रहती है ऑक्सीजन की, यहाँ पे एक ऑक्सीजन OH ग्रुप एब्सेंट रहता है, इसलिए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो ये डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसलिए इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये पेंटोस शुगर होती है दोस्तों। आप पेंटोस शुगर देख सकते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंटोस शुगर। पर डीएनए में जो पेंटोस शुगर होती है उस पेंटोस शुगर को कहते हैं हम डीऑक्सी पेंटोस शुगर। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए का वो है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच रहेगा नाइट्रोजनस, ये अटैच रहेगा पेंटोस शुगर के साथ में, और पेंटोस शुगर के साथ में और अटैच रहेगा नाइट्रोजनस बेसेस अटैच रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसकी एक लैडर, एक चैन बनेंगी, और इसे हम डिनोटेट करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है ACGT और U से, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल्स। दीज आर अ 5 डिफरेंट बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब समझते हैं न्यूक्लियोटाइड को। तो यदि कोई एग्जाम में आपको पूछेगा दोस्तों कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से क्या होता है, तो यदि आप समझ गए कि नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो एक इम्पॉर्टेंट ढांचा तैयार करते हैं डीएनए को बनाने के लिए, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जो नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगी, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इन दोनों मिला के जो मॉलिक्यूल बनेगा इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में यदि हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो इससे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट आएंगे, तीनों मॉलिक्यूल्स आएंगे। उसमें पेंटोस शुगर भी आएगा, उसमें नाइट्रोजनस बेस आएगा, पेंटोस शुगर आएगा और फॉस्फेट ग्रुप आएगा। तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड।
और सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस बेस रहेगा या पेंटोस शुगर रहेगा तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। अब समझते हैं, हमने अभी देखे हैं कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो आप ये देख सकते हैं जो ब्लैक जो लैडर जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी बनी होती है दोस्तों शुगर फॉस्फेट से। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये इस तरीके शुगर फॉस्फेट से बनी होती है और ये भी इसी तरीके से सेम होती है। तो मैंने बताया कि शुगर से अटैच रहेगा कोई भी नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन अटैच है, या इस शुगर के साथ में मान के चलते हैं कि यहाँ पे साइटोसिन अटैच है, या इस शुगर के साथ में अटैच है यहाँ पे थाइमिन अटैच है। अब इसकी मैंने बताया कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेंगी। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है कि एडेनिन जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड के साथ में, वो किसके साथ में करेगा, थाइमिन के साथ में। यहाँ पे भी शुगर रहेगा, यहाँ पे फॉस्फेट। अब ये साइटोसिन किसके साथ में, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा गुआनिन के साथ में। ये गुआनिन अटैच रहेंगे शुगर के साथ में, और शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ में अटैच रहेगा, और ये और शुगर के साथ अटैच रहेगा। अब ये थाइमिन है, ये डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा कंप्लीमेंट्री, ये करेगा एडेनिन के साथ में कंप्लीमेंट्री। और ये इसी तरीके का नहीं रहेगा दोस्तों, ये इस तरीके का ट्विस्ट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट रहेंगी जो दो नाइट्रोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, पर एक डीएनए को बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एक डीएनए को एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके का जो डीएनए का एक स्टेबल स्ट्रक्चर तैयार होता है दोस्तों। और आरएनए में आप देख सकते हैं कि आरएनए, ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, और आरएनए ये है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो यदि हम डिफरेंट बिटवीन्स कर सकते हैं इन दोनों को, डीएनए और आरएनए को, तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और आरएनए आरएनए ये एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। और जो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह में यूरेसिल्स प्रेजेंट रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ आरएनएस। तो जनरली 3 तरीके के आरएनए प्रेजेंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। तो इसे हम कहते हैं, एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए को कहते हैं हम ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के भी टाइप होते हैं दोस्तों, 70S 50S 80S राइबोसोमल आरएनए। अब समझते हैं उसके बारे में कि प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोडान्स यानी क्या होते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो सेंट्रल डोग्मा यानी क्या, जो डीएनए रहेगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस रहेंगी, और आरएनए से जो बनेगा प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। एक्सप्लेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। आप देख सकते हैं कि डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, बन रहा है सिंगल स्टैंडर्ड। सो इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें बहुत एंजाइमेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है दोस्तों, इसलिए एक बहुत एंजाइम लगते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यदि आरएनए से अभी फिर से डीएनए बन रहा है तो इसे कहते हैं, क्योंकि रिवर्स हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बन गया, अब आरएनए में जो डीएनए के जो मैसेज रहेंगे वो आरएनए एमआरएनए में प्रेजेंस रहेंगे। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस रहती है, इसी में भी एक स्पेसिफिक एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। जो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस रहेंगी इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ पे 2 टर्म मिले हैं हमें। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए टू प्रोटीन बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या होता है,
describe the process where the DNA is transcribed into mRNA, emphasize the complementary base pairing. complementary base pairing रहेगी, जैसे ये DNA से फॉर्म होगा तो मैंने बताया दोस्तों कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यानी जैसे यहाँ पे टी है तो उसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ए प्रेजेंट रहेगा। यदि ए है तो इसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में टी रहेगा। यदि सी है तो इसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में जी रहेगा, या जी है तो इसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में सी रहेगा। तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब ये होता है बेस पेयरिंग एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ थायमिन्स विथ यूरेसिल्स इन आरएनए। यानी आरएनए में जो रिप्लेस करेगा थायमिन को वो कौन करेगा, वो रिप्लेस करेगा एक यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस करेगा दोस्तों। इसके बाद अब ये देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ये एमआरएनए को तैयार करता है, एमआरएनए। तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से सेपरेट हो रहा है यहाँ पे। तो ए है तो इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यू है, यहाँ पे जी है तो इसकी कंप्लीमेंट्री सी है, यहाँ पे सी है तो इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जी है, और यहाँ पे जी है तो इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट जो एक एमआरएनए बन रहा है दोस्तों। सो डीएनए से एमआरएनए बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आई होप दोस्तों आपको ये समझ रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सेकेंड ट्रांसलेशन बताया कि ट्रांसलेशन यानी जो अब ये बनी हमारे पास में डीएनए से एमआरएनए बन गया, और एमआरएनए के ऊपर में क्या होते हैं, एक यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेंगे। Introduce the translations as the process where mRNA is used to synthesize protein, mentions the role of the ribosomes and tRNA का यहाँ पे important रोल होता है ट्रांसलेशन में। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये इस प्रोसेस को कहेंगे हम mRNA। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का यूज होगा, टीआरएनए यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाएगा और इससे बनेगा एक प्रोटीन की एक चैन बनेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशंस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब फ्रैंकोइस जोकैब एंड जैक मोनेड ने प्रपोज किया था, डिस्कस देयर मॉडल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस अनकवरिंग द जेनेटिक्स कोडॉन्स के बारे में बताया था। अब और भी हम इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कैसे प्रोटीन्स बनता है। सो दोस्तों जो एमआरएनए जो फॉर्म होता है, जो बनता है एमआरएनए, तो ये एमआरएनए फॉर्म होता है जो सेल के न्यूक्लियस में फॉर्म होता है एंड कैरीज द कोड मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू द साइटोप्लाज्मा। तो ये जो बन रहा है डीएनए से बन रहा है, तो इसलिए इसके पास में कोडॉन्स होंगे। अब कोडॉन से क्या होता है, व्हाट इज कोडॉन। सो कोडॉन क्या होता है दोस्तों, जो डीएनए से, जो हमारा डीएनए से एमआरएनए बना है, तो ये एमआरएनए से जो डीएनए बना या डीएनए से एमआरएनए बना है, तो यहाँ पे भी ये शुगर फॉस्फेट रहेगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, इस तरीके की चेन बनी रहेंगी। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगी, जैसे कि ए यू यहाँ पे जी हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पे मैसेज रहेंगे दोस्तों। तो मैंने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो एमआरएनए के ऊपर में 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड होगी, ये 2 न्यूक्लियोटाइड होगी और ये 3 न्यूक्लियोटाइड होगी। तो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर में रहती, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोडॉन, या इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि ये 1, 2 और ये 3, तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट कोडॉन्स वेयर ईच अमाइनो एसिड, तो ये इसका एक ट्रिपलेट कोडॉन का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहेगा। इन ट्रिपलेट, जैसे कि ये ए यू जी हो गया, तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, तो इसका एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, और इस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए रहेगा दोस्तों, एक स्पेसिफिक टीआरएनए रहेगा। जो एक स्पेसिफिक टीआरएनए रहेगा और इस टीआरएनए के ऊपर में एक एंटी कोडॉन रहेगा। अभी और समझेंगे इसको।
सो ये समझ गया। एक्सप्लेन दैट द mRNA इज फॉर्मेड इन अ न्यूक्लियस। ये mRNA न्यूक्लियस में होता है एंड कैरी द कोड मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्मा। और ट्रिपलेट कोडॉन बताया था दोस्तों कि mRNA के ऊपर में जो तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कहते हैं ट्रिपल कोडॉन्स या कोडॉन। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिपल कोडॉन वेयर ईच अमाइनो एसिड इज कोड बाय अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। और ये इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर में रिसर्च किए थे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसलिए इन्हें 3 साइंटिस्टों को मिल के उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था दोस्तों। और नेचर में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हो 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंस होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस रहता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स का आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की। अब लेते हैं ट्रांसलेशन से क्या होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमने समझ लिए कि डीएनए से एमआरएनए बनने तक की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने तक की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशंस कहते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था कि एमआरएनए के ऊपर में जो 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस रहेंगी इसे हम कहते हैं कोडॉन। इसे हम कहते हैं कोडॉन, समझ रहे हो। तो ये कोडॉन, अब समझ रहे हो कि ये कोडॉन है दोस्तों, तो इसके एंटी कोडॉन भी प्रेजेंट रहेंगे। तो एंटी कोडॉन किसके पास प्रेजेंट रहते हैं? ये एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं टीआरएनए के ऊपर में। ये प्रेजेंट रहेंगे टीआरएनए के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एमआरएनए की चेन है तो इसमें जो कोडॉन है यू यू यू, तो इसके एंटी कोडॉन क्या होंगे? इसके एंटी कोडॉन होंगे ए, इसके एंटी कोडॉन होंगे। और ये एंटी कोडॉन ये कोडॉन के ऊपर में एक बाइंडिंग करेंगे और यहाँ पे एक राइबोसोमल रहेगा जो कि मूव होता रहेगा। और ये टीआरएनए का काम ये रहता है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट रहती है कि हर एक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहता है दोस्तों। हर एक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि हर एक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहता है जो अमाइनो एसिड लाएगा और एक कोडॉन और एंटी कोडॉन के ऊपर में एक बाइंडिंग होंगी उसकी। Describe how the tRNA carry of the amino acids and has anticodon complementary to the mRNA। तो यहाँ पे ये इसके टीआरएनए के एंटीकोडॉन है और इसके एमआरएनए के जो कोडॉन है ये दोनों कंप्लीमेंट्री होंगी। तो कंप्लीमेंट्री मैंने इसके पहले ही समझाया दोस्तों कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यानी जो ए यू के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे या यू ए के साथ में बेस पेयरिंग करेंगे, तो इस तरीके की बेस पेयरिंग को कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। रोल ऑफ आरएनए। अब आरएनए का रोल क्या होता है? तो राइबोसोमल आरएनए एक्सप्लेन दैट द राइबोसोमल आरएनए हेल्प बॉन्ड अमाइनो एसिड्स टुगेदर विथ अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या करेगा? जो हमारी अमाइनो एसिड की चेन बन रही है, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि ये हमारी एमआरएनए की चेन है। यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कहते हैं कोडॉन, ट्रिपल कोडॉन, और हर एक ट्रिपल कोडॉन का एक स्पेसिफिक टीआरएनए रहता है और टीआरएनए के ऊपर में एंटी कोडॉन रहते हैं और ये एंटी कोडॉन कोडॉन के ऊपर में फिट होते हैं। और ये कोडॉन ये टीआरएनए क्या करेंगे? स्पेसिफिक तरीके का अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्या होगा? ये यहाँ से ऐसे मूव होते जाएगा दोस्तों और ये अमाइनो एसिड को बाइंडिंग करते जाएगा विथ पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो एट द एंड जैसे ये एमआरएनए टर्मिनेट होगा तो हमें एक लॉन्ग एक प्रोटीन की एक चेन मिलेंगी दोस्तों। तो इस तरीके से बनती है ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और ग्रोइंग होता है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आई होप दोस्तों आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आया होगा। अब समझते हैं दोस्तों ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशंस मैंने बताया आपको कि जो एमआरएनए है, एमआरएनए की चेन इसके ऊपर में कोडॉन्स है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन, और इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और ये अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो राइबोसोम्स है ये हर एक कोडॉन के ऊपर में मूव होता जाएगा, इस तरीके से मूव होते जाएगा। और ये जो टीआरएनए के पास जो एंटी कोडॉन्स रहते हैं यहाँ पे फिट होते जाएंगे और
जो अमाइनो एसिड लाएगा उसको बाइंडिंग करते जाएगा विथ पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में, वन कोडॉन एट अ टाइम एंड फैसिलिटिंग द एडिशंस ऑफ अमाइनो एसिड टू ग्रोविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दैट द मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो बहुत जो ज़्यादा अमाइनो एसिड जो जुड़ते जाएंगे तो उससे एक लॉन्ग और द कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म होगा दोस्तों। और जो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है उस बॉन्ड को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन discuss how the protein control the various function in a living organisms and determine their physical appearance। तो प्रोटीन हमारे बहुत से जो फंक्शन को डिटरमाइन करता है दोस्तों। जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में वो भी प्रोटीन है। जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं वो भी प्रोटीन्स है। हम कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम है या सभी एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। सभी यानी प्रोटीन एंटीबॉडीज नहीं हो सकते, या ऐसा बोल सकते कि सभी जो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। जीन ट्रांसमिशन क्या होता है? एक्सप्लेन दैट द जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स एंड रिजल्टिंग इन द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट। तो जीन क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल होता है जो कैरेक्टर रहते हैं ट्रांसफर करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स पे। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब रहता है कि दोस्तों इन्हें उनके बच्चों में रिस्पॉन्सिबल रहता है जीन। जेनेटिक स्टेबिलिटीज एंड म्यूटेशंस क्या होता है? डिस्कस हाउ मोस्ट द जीन्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट चेंज बट समटाइम म्यूटेटेड अकर। जेनेटिक स्टेबिलिटी म्यूटेशंस किस तरीके से होता है और समझेंगे इसको दोस्तों म्यूटेशंस थ्योरी के हिसाब से। म्यूटेशंस थ्योरी मैंने इसके पहले ही बताया था कि ह्यूगो दे वेरीज ने एक्सप्लेन किया था म्यूटेशंस की थ्योरी को। तो जेनेटिक म्यूटेशंस को समझते हैं। म्यूटेशंस क्या होता है? म्यूटेशंस होता है कि डिफाइन म्यूटेशन एज अ चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन। तो जीन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताया था दोस्तों कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस जो बेस रहेंगे उसकी सीक्वेंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो एमआरएनए के ऊपर में प्रेजेंट रहेंगे या जो डीएनए के ऊपर में जो एक सेगमेंट रहेगा उस पर एक चेंज हो रहा है, उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के ऊपर में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के स्मॉल चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशंस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक चेन है, एक नॉर्मल एक ओरिजिनल सीक्वेंस है और एक म्यूटेशन चेन है। तो आप देख सकते हैं थाइमिन एडेनिन एडेनिन, और यहाँ पे भी थाइमिन एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे थाइमिन है और इसके जगह रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे आया साइटोसिन। तो पहले जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी तो इसका एक स्पेसिफिक तरीके का एक टीआरएनए था। तो स्पेसिफिक तरीके का टीआरएनए था इसका। तो इसका एक स्पेसिफिक पहले एक अमाइनो एसिड था जो कि कैरी करता। पर अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गई तो इसका जो अमाइनो एसिड्स रहेगा, इसका जो एंटीकोडॉन रहेगा, अब पहले इसका एंटीकोडॉन क्या था? पहले यू, जी और ए था। अब इसका एंटीकोडॉन क्या रहेगा? यू, जी। इस तरीके से इसका एंटीकोडॉन चेंज हो गया। तो इसका एंटीकोडॉन चेंज हुआ, इसका मतलब कि इसका टीआरएनए चेंज हुआ। इसका मतलब कि इसने जो एक जो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड रहती है या अमाइनो एसिड को कैरी करता है तो वो अमाइनो एसिड उसका चेंज हो जाएगा। अगर ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ही चेंज हो जाएंगी तो बनने वाला जो प्रोटीन भी रहेगा दोस्तों उसमें भी बदलाव आएगा। तो इस तरीके के स्मॉल चेंज को या इस तरीके के पॉइंट चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक्सप्लेन दैट द म्यूटेशंस कैन बी अ माइनर और सिग्निफिकेंट दैट कैन बी कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मल सेल में जो ये अमाइनो एसिड्स है और सिकल सेल में जो चेंज होने के कारण सीक्वेंस चेंज होने के कारण यहाँ पे अमाइनो एसिड चेंज हुआ है। तो इस तरीके से एक माइनर और सिग्निफिकेंस जेनेटिक डिसऑर्डर हमें म्यूटेशंस में दिखाई देते हैं। तो म्यूटेशंस ये जेनेटिक भी हो सकते हैं या केमिकली भी हो सकते हैं दोस्तों।
तो म्यूटेशन एक स्लो भी प्रोसेस होती है, या किसी हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसी से भी फास्ट म्यूटेशंस हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट करें, ताकि मैं और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को बना सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और थैंक यू।